वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड टारगेट हब। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 का ये हमारा दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम जानेंगे क्लास 10 का जितना भी बुक में हमारा कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। पहला लेक्चर में हम जाने उसका बेसिक वास्तविक संख्या के बारे में, किस प्रकार से हम उसको बांट सकते हैं उसके बारे में हम जानें। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10 का बुक में जितना भी हमारा कॉन्सेप्ट है उसको हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो हमारा पहला सा है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होता है कि वे संख्याएं जिसको हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं। प्लस में वे संख्याएं जिसका वास्तविक मान होता है, और बोल सकते हैं क्या, परिमेय संख्या और या परिमेय संख्याओं का समूह को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिख देते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, तो पहला हमारा है क्या, वास्तविक संख्या। यहाँ पर देखिए, लिखिए यहाँ पर क्या, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होता है दोस्त, कि वे संख्याएं जिसका वास्तविक मान होता है और जिन्हें नंबर लाइन पर हम ड्रॉ कर सकते हैं, या परिमेय संख्या और या परिमेय संख्याओं का समूह को हम बोलते हैं क्या, वास्तविक संख्या। तो इसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, वे संख्याएं, क्या लिखेंगे, वे संख्याएं जिनका क्या लिख सकते हैं, जिसका क्या होता है, जिसका वास्तविक मान होता है और जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, पहला बात समझ में आ गया कि वे संख्याएं जिसका क्या होता है, वास्तविक मान होता है और जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। पहला समझ में आ गया। इसका एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए, यानी कि परिमेय और या परिमेय और या परिमेय संख्याओं, क्या होगा, संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे की बात करें अगर, तो क्या हो जाएगा, जैसे भी लिख लेते हैं, जैसे हमारा हो गया √2, √3, -1/2, 1/2, 1, 0.666 लिख सकते हैं, 0.62, 62, इस प्रकार जा रहा है। तो इस प्रकार का जो संख्या होता है उसको हम बोलते हैं क्या, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, वे संख्याएं जिसका वास्तविक मान होता है और जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस प्रकार का संख्या को हम बोलेंगे क्या, वास्तविक संख्या। या परिमेय और या परिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या बोलते हैं, हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि हमारा √2 हो गया, √3 हो गया, -2 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, 1 0.66, 0.62, 62 जा रहा है, हमारा रिपीट हो रहा है, यानी कि अशांत आवृत्ति है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, शांत है। तो इस प्रकार से ये जो होता है हमारा वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका एक अगला टर्म है हमारा, जिसका नाम है क्या,
प्रेमिका, प्रमेयिका, ठीक है। और एल्गोरिथम्स, इसमें क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए क्या है, प्रमेयिका, 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 और क्या है हमारा एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्रमेयिका और हमारा एल्गोरिथम। प्रमेयिका क्या होता है और एल्गोरिथम क्या होता है, इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो प्रमेयिका जो होता है एक कथन होता है जो क्या किया गया है, सिद्ध हो चुका है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। अगर इसको हम लिखना चाहें तो ये क्या होता है, एक सहायक होता है। क्या होता है, एक सहायक कथन होता है, जिससे हम अन्य कथनों को क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं, ठीक है। एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम हमारा क्या होता है, चरण होता है। क्या होता है, चरण, यानी कि स्टेप्स। तो समझ में आ गया प्रमेयिका क्या होता है। प्रमेयिका क्या होता है, एक सिद्ध किया हुआ कथन जिसका इस्तेमाल अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए हम करते हैं। क्या एल्गोरिथम क्या होता है, यह भी एक हमारा एक तरीका है जिसके हम चरण के माध्यम से स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इस प्रकार से जब हम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है, प्रमेयिका और हमारा एल्गोरिथम, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम अगला टॉपिक को देखते हैं जिसका नाम क्या है, एशिया ज्ञात करने के तरीके, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने का क्या क्या तरीका है। तो इसमें हम पढ़े, इसमें है जो है दो प्रकार से हम इसको एचसीएफ को ज्ञात कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। पहला हमारा है क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। पहला स्टेप क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। और दूसरा है हमारा इसका, पहला समझ में आ गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। दूसरा हमारा है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। क्या है, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। यूक्लिड क्या है, एक विज्ञानी का नाम है। विभाजन मतलब होता है बांटना, और प्रमेयिका मतलब क्या होता है, ये बताए थे, सहायक कथन जिससे हम क्या करते हैं, अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं इसका क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, फिर इसके अगला फिर समझेंगे क्या, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, ठीक है। क्लास 10 में इसमें हमारा दो ठो हमारा इसका प्रमेय दिया गया, प्रमेय 1.1 और प्रमेय 1.2। तो दो प्रमेय इसमें पढ़ना है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है ये हमारा नहीं दिया गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा हम इसके बारे में हम बता देते हैं क्या होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसे सिंपल से भाषा में इसको समझ सकते हैं, जिससे भागा देने आता है वही है, सेम वही है। जैसे में देखिए यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, जिसे एकदम भागा देते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, भाज्य होता है, और यहाँ पर क्या होता है, भाजक होता है, भाजक होता है ना। और यहाँ पर जो होता है हमारा क्या होता है, भागफल होता है, ठीक है। और यहाँ जो होता है वहाँ क्या होता है, हमारा शेषफल होता है, ठीक है, समझ में आ गया। भाजक को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजर, क्या बोलते हैं, डिवीजर। और भाज्य को हम बोलते हैं डिविडेंड,
डिविडेंड, और इसको बोलते हैं क्वाइटेंट, और इसको हम बोलते हैं क्या, रिमाइंडर। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, इसको हम पहले एक कोई भी मतलब लेटर से हम इसको डिनोट कर लेते हैं। जैसे में ये है, इसको हम मान लेते हैं ये, इसको मान लिया हम बी, इसको मान लिया हम क्यू, और इसको मान लेते हैं हम आर मान लिए, इसको रिमाइंडर से आर ले लिए, क्वेश्चन से हम क्यू ले लिए, और यहाँ पर इसको हम ये ले लिए, और इसको हम मान लेते हैं बी ले लिए। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है कि जब हम क्या करेंगे, भाज्य बराबर जो होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, इसको गुना करेंगे और इसको जब जोड़ देंगे तो हमारा भाज्य हो जाएगा। यही बोलता है ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जहां पर बोलता है क्या कि शेषफल हमारा 0 हो सकता है, शेषफल हमारा 0 हो सकता है, लेकिन कभी भी जो है भाजक से बड़ा होगा नहीं होगा। ठीक है, तो शेषफल जो होगा हमारा 0 से क्या होगा, 0 हो सकता है या तो 0 नहीं भी हो सकता है, लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं किस प्रकार से, यानी कि लिख सकते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर क्या होगा, जहां ये जो हमारा क्या बोले 0 के बराबर हमारा क्या हो सकता है, आर हो सकता है। ठीक है, और आर का मान बड़ा भी हो सकता है 0 से, इसीलिए क्या लिखें, ग्रेटर देन 0 और हमारा इक्वल टू 0, यानी कि 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है। साथ ही ये जो आर जो होगा वह हमारा b से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। तो यही हमारा कहता है कौन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इस प्रमेय के थ्रू हम यही समझते हैं कि जब एक संख्या को दूसरी संख्या से क्या करते हैं, भागा देते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो डीवी भागा जिससे हम देते हैं उसका और क्वोशिएंट का गुना करते हैं प्लस रिमाइंडर को जोड़ते हैं, तब हमारा क्या हो जाता है, भाज्य प्राप्त हो जाता है। तो ये जो हमारा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही बताता है। समझ में आ गया, तो यही होता है हमारा क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब यही होता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। तो एल्गोरिथम क्या होता है, इसका उपयोग करके हम स्टेप्स के थ्रू हम क्या करते हैं, बनाते हैं HCF को, तो उसी को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो समझ में यहाँ तक आ गया क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब हम इसका आगे मूव करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। इसके बारे में हम समझते हैं। 2 प्रमेय है, दोनों प्रमेय को हम समझेंगे। ठीक है, देखिए इसका दूसरा पार्ट हमारा क्या है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है हमारा, समझ लेते हैं। ठीक है, यानी कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो इसका 2 प्रमेय हम आपको बताएं, जैसे कि प्रमेय 1.1 और प्रमेय 1.2। ठीक है, प्रमेय 1.1 और प्रमेय 1.2। तो प्रमेय 1.1 क्या बोलता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपको इसके माध्यम से हम समझाएंगे कि ये हमारा क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, प्रमेय 1.1। तो प्रमेय 1.1 यहाँ पर लिखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए प्रमेय 1.1। ठीक है, तो प्रमेय 1.1 क्या होता है, बोल रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य
संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित, ठीक है, गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, तो प्रमेय 1.1 हमारा कहता है क्या कि प्रत्येक भाज्य संख्या को क्या कर सकते हैं हम, अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में हम व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे में एक संख्या हम मान लेते हैं भाज्य संख्या, ठीक है, मान लेते हैं 32 है, ठीक है, 32 है, तो इसको क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि गुणनखंडित कर सकते हैं। तो इसको जब हम गुणनखंडित करेंगे तो देखिए यहाँ पर 32 है, 2 से जाएगा 16, फिर 2 से जाएगा 8, फिर 2 से जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा 2, ठीक है। तो कितना बार हो रहा है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यह बोल रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। तो यही होता है हमारा क्या, देखिए भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या को क्या किए, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्या किए, गुणनखंडित कर दिया ना। तो ये इस प्रकार से हम कर सकते हैं, ये हमारा प्रमेय 1.1 बताता है। इसमें और क्या बताता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं दूसरा से। देखिए जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल 12, ठीक है, 12 को क्या कर सकते हैं, 2 गुने क्या कर सकते हैं, 2 दूना 4, 4 तिया 12, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, अभाज्य गुणनखंड कर दिए इसको। तो देखिए यहाँ पर, और इसको हम किस तरीका से लिख सकते हैं, 3 से अगर हम पहले काट लेते हैं तो 3 × 2 × 2 हो जाता है। इसको और तरीका से क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 2, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो वही बोलता है कि इसका जो क्रम है, क्रम इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये जो संख्या जो आ रहा है, अभाज्य संख्या आ रहा है, ये अभाज्य संख्या के अलावा कुछ आएगा नहीं, यानी कि यही अभाज्य संख्या आएगा, दूसरा अभाज्य संख्या नहीं आएगा, यानी कि यूनिक होगा। क्या होगा, यूनिक होगा, ये अद्वितीय होगा। समझ में आ गया। तो इस प्रमेय के थ्रू क्या होता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। साथ ही अभाज्य संख्या को जब गुणनफल कर देते हैं, गुणनखंड कर देते हैं, तो उसका क्रम के बिना, क्रम को छोड़ देना है, क्रम इधर उधर हो सकता है, लेकिन वह जो संख्या है वो वही संख्या रहेगा, संख्या बदलने वाला नहीं है, यानी कि अभाज्य संख्या वो बदलेगा नहीं, भले उसका क्रम इधर उधर हो सकता है लेकिन बदलने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से ये प्रमेय 1.1 हमारा बताता है। ठीक है, तो समझ में आ गया प्रमेय 1.1 क्या होता है। अब हम देखते हैं इसका प्रमेय 1.2। देखिए प्रमेय 1.2 क्या कहता है
मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं, इसके बाद इसको हम समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे में देखिए बोला है क्या, ठीक है, प्रमेय कितना 1.2 बोला कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। ठीक है, जहाँ पर a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इसमें क्या बोलता है, देखिए समझते हैं। बोलता है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। क्या बोला है कि p को मानना है क्या है, एक अभाज्य संख्या है, यदि p क्या करता है, a स्क्वायर को विभाजित करता है। जैसे मैं देखिए यहाँ पर मान लेते हैं a स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, इसको विभाजित कर रहा है, यानी कि p से कट रहा है। किससे कट रहा है, p से। तो बोल रहा है कि ऐसा होता है, ठीक है, तो p a को भी विभाजित करेगा, यानी कि ये इसको विभाजित कर रहा है, यदि इसको अगर काट रहा है p, तो यानी कि ये जो है इसको भी p क्या करेगा, काटेगा, यानी कि इससे भी विभाजित हो जाएगा। अगर इसको विभाजित करता है तो ये भी विभाजित होगा, इस प्रकार का बोलता है। जिसे में हम मान लेते हैं एक तो 5 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर है, मान लेते हैं ये 5 से कट जा रहा है, 5 से क्या हो रहा है, कट रहा है। तो 5 से जब ये कटेगा, यानी कि 5 का स्क्वायर क्या हो रहा है, 5 से कट रहा है, जैसे 25 हो गया। 25 क्या होता है, 5 से कटता है कि नहीं, 5 से कट जाएगा। तो बोलता है कि इसका जो है ना 5 का स्क्वायर, लेकिन 5 भागा 5, ये भी क्या होगा, 5 से कटेगा। तो वही बोल रहा है कि ये स्क्वायर अगर कोई किसी संख्या p से कट रहा है तो ये भी उस संख्या p से क्या करेगा, कटेगा। तो यही है हमारा क्या, प्रमेय 1. किन्हीं दो पूर्णांकों a और b के लिए क्या होता है, तो किन्हीं दो पूर्णांकों का जब हम गुणनफल करते हैं और उसका HCF का गुणनफल करते हैं तो हमारा क्या होता है, इक्वल होता है, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, क्या लिखना है, दो पूर्णांकों का गुणनफल क्या है, दो पूर्णांकों का गुणनफल जो होता है, क्या होता है, HCF और इसका उसी संख्या का एलसीएम निकालेंगे और गुना कर देंगे तो उसके बराबर होता है। यानी कि मान लेते हैं दो पूर्णांक मान लेते हैं, एक है हमारा ये है और एक है हमारा बी है, और इसका HCF मान लेते हैं, HCF निकालेंगे तो उसका HCF जो होगा और जो एलसीएम होगा, इस दोनों को हम गुना कर देंगे तो वही ये दोनों संख्या का गुणनफल के बराबर होगा। तो किन्हीं दो पूर्णांकों ए और बी के लिए यही होता है हमारा, यानी कि दोनों पूर्णांकों को क्या करना है, गुना करना है, और जब गुना करेंगे हम और उसका एलसीएम और HCF का जब गुना करेंगे तो दोनों हमारा क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो यही होता है हमारा किन्हीं दो पूर्णांकों ए बी के लिए। तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो इसे हमारा क्वेश्चन बना सकता है कि दो संख्या दे देगा, ए और बी में दोनों दे देगा, और ये एलसीएम दे देगा, तो कहेगा कि HCF इसका क्या होगा, तो ये दोनों संख्या बटा क्या होगा, एलसीएम निकाल देना। इसको और हम सॉल्व करके बना सकते हैं। जैसे में हमारा मान लेते हैं कि एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए क्या हो सकता है, ये गुना बी हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा, इधर गुना में तो इधर क्या हो जाएगा, भागा में, तो यहाँ क्या हो जाएगा HCF। एक और तरीका लगा सकते हैं, HCF इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए गुना बी बटा क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें से कोई एक संख्या भी दे सकता है, HCF भी दे देगा, एलसीएम भी दे देगा, और एक संख्या दे देगा, तो एक संख्या निकालना रहेगा तो वो भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो इस प्रकार से किन्हीं दो पूर्णांकों ए और बी के लिए ये हमारा होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इनमें संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो मान लेते हैं कोई संख्या मान लेते हैं p/q के फॉर्म में है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 8/2
सॉरी लिख सकते हैं 1/8 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? 1/8। तो ये हमारा दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा? ठीक है, दशमलव प्रसार हमारा शांत आवृत्ति का होगा कि अशांत आवृत्ति का होगा। तो इसको चेक करने के लिए हम एक चीज को हम उपाय कर सकते हैं। जैसे अगर कोई भी दशमलव प्रसार हमारा शांत होता है तो उसके लिए क्या होता है कि Q, जैसे में मान लेते हैं एक संख्या है हमारा, क्या है, P/Q के रूप में है हमारा, ठीक है, परिमेय संख्या। अगर Q जो होता है हमारा क्या होना चाहिए? 2 के पावर में, या तो 2 का पावर में और क्या 5 के पावर में, इसके रूप में होना चाहिए। अगर इसके रूप में आ जाता है तो हमारा ये हमारा दशमलव प्रसार जो होगा क्या होता है? शांत आवृत्ति का होता है। जैसे में 1/8 है, 1/8 है, तो इसको क्या कर सकते हैं? देखिए इक्वल टू क्या कर लिख सकते हैं? 1/2 पर पावर क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 दूना 4, 4 दिया 4 दूना 8, और यहाँ पर 5 का नहीं है, लेकिन हम क्या लिख सकते हैं? 5 पर पावर कितना लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं कि 5 पर पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि 8 हो गया। तो ये देखिए इसके फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये जो होगा हम कर सकते हैं, ये जो होगा हमारा क्या होगा? शांत आवृत्ति का होगा। क्या होगा? शांत आवृत्ति का। ठीक है, अब एग्जांपल एक और लेते हैं हम, जिसे में 1/12। तो 1/12 का क्या होगा? जैसे हम देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 2 गुने क्या लिखेंगे? 3। 2 पर पावर 2 और गुने क्या हो गया? 3। तो यहाँ पर देखिए 2 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? 3 आ रहा है। क्या हो रहा है? 3 आ रहा है। इसीलिए ये जो हमारा दशमलव प्रसार होगा हमारा क्या हो जाएगा? अशांत आवृत्ति का। क्या हो जाएगा? अशांत आवृत्ति का। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 जो हो जा रहा है एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, हमको क्या चाहिए? 5 के पावर के रूप में चाहिए। ठीक है, तो वह हमारा क्या होता है? शांत आवृत्ति का होता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? अशांत आवृत्ति का। तो इसको याद रखना है कि किसी भी यानी कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कब शांत होगा और कब हमारा अशांत होगा, इसके बारे में हम समझ में आ गया। यानी कि 2 पर पावर m गुने क्या होना चाहिए? 5 पर पावर n, इसके रूप में होता है। तो हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या हुआ शांत आवृत्ति का होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह हमारा क्या होगा? अशांत आवृत्ति का होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा रहा क्लास 10 का पहला लेक्चर जो है हम पढ़ा चुके थे। ये हमारा दूसरा लेक्चर था, और इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्याएं का कॉन्सेप्ट का वीडियो हमारा समाप्त होता है। अब हम इसका अगला टॉपिक जो है हमारा यानी कि एग्जाम्पल्स, उसको हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।